नमस्ते सभी को। आज हम चार असाधारण महिलाओं के जीवन में झांक रहे हैं, जिनकी कहानियां घोटालों, दिल टूटने, दृढ़ता और इतिहास रचने वाले पलों से भरी हुई हैं। फर्स्ट लेडीज से लेकर भूली बिसरी हस्तियों तक, इन महिलाओं ने ताकतवर पुरुषों की छाया में रहते हुए भी अपनी खास विरासतें छोड़ीं। तो चलिए, इनकी असाधारण और चौंकाने वाली जिंदगियों से पर्दा उठाते हैं। गुलामी में जन्मी जूलिया चिन ने बचपन अन्य गुलामों की तरह मेहनत में बिताया। उनकी जिंदगी तब बदली जब उन्हें रिचर्ड मेंटोर जॉनसन के प्लांटेशन पर भेजा गया, जो उस समय उभरते राजनेता और भविष्य के अमेरिकी उपराष्ट्रपति थे। जल्द ही जॉनसन ने जूलिया को अपनी उपपत्नी बना लिया, जिससे एक ऐसा रिश्ता शुरू हुआ जो असामान्य, विवादास्पद और बेहद जटिल था। उन्होंने घर संभालने और उन दोनों के बच्चों की परवरिश में मदद की, पर जॉनसन ने उसे कभी आजादी नहीं दी। तो उन्होंने उसे गुलाम क्यों रखा और इतिहास से उनका नाम क्यों लगभग मिटा? जूलिया चिन कौन थीं? खासकर उनके शुरुआती वर्षों के बारे में जानना कोई आसान काम नहीं है। 18वीं सदी के अंत में जनसंख्या रिकॉर्ड सही से नहीं रखे जाते थे, खासकर गुलामी में जन्मे लोगों के लिए। उदाहरण के लिए, हमें बस इतना पता है कि जूलिया चिन का जन्म 1790 और 1797 के बीच हुआ था, क्योंकि प्रमुख जीवनीकार भी केवल इतना ही जान सके। मौजूदा सबूतों के अनुसार कोई भी अधिक सटीक नहीं हो सकता। कुछ स्रोत बताते हैं कि उनका जन्म 1790 में हुआ था। अन्य स्रोतों के अनुसार वह 1812 में लगभग 15 या 16 साल की थीं, यानी उनका जन्म लगभग 1796 या 1797 में हुआ था। उनके माता-पिता या पृष्ठभूमि की भी ज्यादा जानकारी नहीं है। उनकी मां गुलाम थीं, नाम हेनरिएटा था। ऐसा माना जाता है कि उनके पिता एक स्वतंत्र श्वेत व्यक्ति थे, जिनका उपनाम उन्हें दिया गया था, क्योंकि केंटकी के इस क्षेत्र में चिन नामक एक प्रमुख बसने वाले परिवार था। फिर भी यह पता लगाना आसान है कि जूलिया के गुलाम मालिक कौन थे। उनका जन्म रॉबर्ट सक्स जॉनसन और उनकी पत्नी जेमाइमा के प्लांटेशन पर केंटकी के ब्लूग्रास क्षेत्र में हुआ था, जो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सीमांत पर था। जॉनसन परिवार 1770 के दशक में पहले यूरो अमेरिकी बसने वालों में से था, जो पश्चिम की ओर केंटकी चला गया। रॉबर्ट सर्वेयर और भूमि मूल्यांकन करता थे और केंटकी के भावी उपनिवेशीकरण के लिए नक्शा बनाने में मदद करते थे। उनके कई बच्चे थे, लेकिन उनका पांचवा बेटा रिचर्ड मेंटर जॉनसन, जो 1870 में वहां पैदा हुआ, इस कहानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा। उनके जन्म के समय गुलामी को कई श्वेत अमेरिकियों द्वारा नैतिक संकट के रूप में नहीं, बल्कि एक सामान्य और यहां तक कि आवश्यक संस्था के रूप में देखा जाता था, जो पश्चिमी सीमा के विस्तार में बसी हुई थी, जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे। केंटकी में 1760 के दशक से वर्जीनिया से पश्चिम की ओर जाने वाले लोगों ने बसना शुरू किया था और 1792 में इसे संघ का 15वां राज्य बना लिया गया। यहां गुलाम रखने का अधिकार पूरी तरह से कानूनी था और नए राज्यों में गुलामी की अनुमति होनी चाहिए या नहीं, ये सवाल अभी तक वह तीव्र राजनीतिक संघर्ष नहीं बना था जो 1810 के दशक से शुरू होकर बन गया। एक गुलाम रखने वाले कृषि राज्य और प्लांटेशन अर्थव्यवस्था के बावजूद केंटकी बहुत जल्दी अमेरिका के किसी भी राज्य की सबसे बड़ी स्वतंत्र अश्वेत आबादी का घर भी बन गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वर्जीनिया जैसे स्थानों में आजाद हुए गुलाम अक्सर पश्चिम जाकर अपनी छोटी खेती करने या गुलामी वाली जगह से दूर रहने लगते थे। इसके अलावा जूलिया के समय यहां अभी भी बड़ी संख्या में मूल अमेरिकी आबादी थी, जैसे कि क्रीक और चौकटॉ जनजातियां। इससे एक ऐसा राज्य बना जहां श्वेत बसने वालों, अश्वेत लोगों और मूल निवासियों के बीच सामाजिक नियम अन्य राज्यों से अलग थे। और यही नस्लीय मिश्रण जूलिया के जीवन को आकार देगा। जूलिया का जन्म गुलाम महिला से हुआ, पर वो पूरी तरह पश्चिमी अफ्रीकी वंश की नहीं थीं। हालांकि उनकी जातीयता का पूरा विवरण विवाद का विषय है। अधिकतर अध्ययन पूरे विश्वास से कहते हैं कि वह ऑक्टोरून थीं। ये एक शब्द है जिसका आजकल अक्सर इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों के लिए जो केवल एक 8वें हिस्से अफ्रीकी वंश के होते हैं, जबकि 7/8वें हिस्से यूरोपीय या श्वेत अमेरिकी वंश के होते हैं। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका के गृहयुद्ध से पहले के इतिहास में ऐसे कुछ ही मामले हुए हैं। ये बेहद दुर्लभ था। असल में ये जूलिया के साथ ऐसा नहीं था।
कहा जाता है कि वह उस समय के कई गुलामों की तुलना में हल्की त्वचा वाली थीं और संभवतः ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रून थीं, यानी उनमें कम से कम एक चौथाई अफ्रीकी वंश था। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो दिखती कैसी थीं। उनकी मृत्यु से पहले कैमरे उपलब्ध नहीं थे और 19वीं सदी के उनके चित्र पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकती। जूलिया चाहे मुख्यतः यूरोपीय या श्वेत अमेरिकी वंश की थीं, फिर भी उन्हें अन्य गुलाम बच्चों जैसा ही माना गया। उनकी मां हेनरिएटा को अपने और अपने बच्चों के लिए खाना दिया जाता था। ये उस कठिन श्रम के लिए बहुत कम था जिसकी उनसे उम्मीद की जाती थी। वे गुलामों के बगीचे में फलियां, पत्ता, गोभी और आलू उगाकर किसी तरह जीवित रहते, लेकिन कई अन्य गुलामों की तरह हमेशा प्रोटीन की कमी और कुपोषण झेलते थे। जूलिया के शुरुआती साल कठिनाई और अभाव से भरे थे, लेकिन जैसे जैसे वह किशोरावस्था में पहुंची, उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिससे उनका भाग्य सीधे शक्तिशाली जॉनसन परिवार से इस तरह जुड़ गया जैसा शायद ही किसी ने सोचा हो। किशोरावस्था में जूलिया की जिंदगी आसान नहीं थी। इस समय जूलिया को मां और बहन से अलग कर जॉनसन परिवार के छोटे बेटे रिचर्ड मेंटर के घर भेज दिया गया। जॉनसन 30 साल के थे और केंटकी की राजनीति में पहले से ही एक महत्वाकांक्षी उभरते हुए नेता थे। उन्होंने ब्लू स्प्रिंग फार्म में अपना घर बसाया, जो एक बड़ा एस्टेट था जहां वे स्वतंत्र थे। जॉनसन अविवाहित थे और वास्तव में वे पारंपरिक अर्थों में कभी शादी नहीं करेंगे। बाद की कहानियों के अनुसार 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक युवती को प्रपोज किया, लेकिन मां ने इस रिश्ते को सख्ती से नापसंद कर दबाव डाला कि वे इसे तोड़ दें। कुछ कहानियां बताती हैं कि इस घटना ने जॉनसन पर गहरा असर डाला और उन्होंने तय किया कि अब वे मां या किसी को अपनी निजी जिंदगी में दखल नहीं देने देंगे। कसम सच में खाई गई या नहीं, ये ब्लू स्प्रिंग फार्म में बनने वाली अनोखी घरेलू व्यवस्था को आकार देने वाला था। जब जूलिया को वहां भेजा गया तो वह जल्दी ही उनकी उपपत्नी बन गईं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने में हिचक होती है, जैसे कि वे एक रिश्ते में आ गए, क्योंकि साफ तौर पर यह शुरुआत में जूलिया के लिए सहमति से बना रिश्ता नहीं था। हालांकि समय के साथ उनके रिश्ते की प्रकृति और जटिल हो गई। साथ ही जब ये सब हुआ था, उस समय जूलिया की सही उम्र स्पष्ट नहीं है। अगर उनका जन्म 1796 या 1797 में हुआ था, तो रिचर्ड के साथ भेजे जाते समय वे करीब 14 साल के थे। अगर उनका जन्म कुछ साल पहले लगभग 1790 में हुआ था, तो वह पहले ही अपनी 20 की उम्र में प्रवेश कर चुकी थीं। जो बात और अधिक स्पष्ट रूप से ज्ञात है वह यह है कि उन्होंने 1812 में इमोजन नाम की एक बेटी को जन्म दिया था। इसके तुरंत बाद दूसरी बेटी एडलीन का जन्म हुआ। इसमें बहुत कम संदेह है कि इन दोनों लड़कियों के पिता रिचर्ड थे। इस समय तक रिचर्ड और जूलिया का रिश्ता जटिल हो गया था। वो गुलाम ही रहीं, लेकिन इसके प्रमाण हैं कि रिचर्ड उन्हें अपनी पत्नी कहकर संबोधित करते थे और जब भी कोई ब्लू स्प्रिंग फार्म पर आता था तो वो इमोजिन और एडेलाइन को अपनी बेटियों के रूप में खुलेआम परिचित कराते थे। वे जॉनसन उपनाम भी इस्तेमाल करती थीं। आखिरकार उन्होंने उनके लिए जमीन दिलवाई, जबकि अधिकतर इतिहासकार रिचर्ड और जूलिया को सामान्य कानूनी ढांचे से बाहर एक तरह के अनौपचारिक वैवाहिक संबंध में मानते हैं। रिचर्ड मेंटर जॉनसन संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1837 से 1841 तक, जब मार्टिन वैन ब्यूरेन राष्ट्रपति थे, तब ये पद संभाला। लेकिन उनका राजनीतिक करियर 46 सालों तक रहा। 1804 में वे पहली बार केंटकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुने गए। 3 साल बाद वे वॉशिंगटन डीसी गए ताकि केंटकी का प्रतिनिधित्व कांग्रेस में फेडरल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य के रूप में कर सकें। उन्होंने 1819 तक यह पद संभाला। फिर केंटकी से यूएस सेनेटर चुने गए। 1829 से 8 साल हाउस में रहे और बाद में उपराष्ट्रपति बने। जूलिया जॉनसन को उपराष्ट्रपति बनते नहीं देख पाईं, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा ने जूलिया के जीवन की दिशा तय की। चूंकि उन्होंने कभी किसी श्वेत महिला से शादी नहीं की या पारंपरिक परिवार नहीं बसाया और हर साल 6 महीने वॉशिंगटन डीसी में रहते थे, तब जूलिया ने केंटकी की ब्लू स्प्रिंग फार्म लगभग अकेले ही संभाली। यह एक प्लांटेशन फार्म था जहां कई गुलाम काम करते थे। जूलिया इसका प्रबंधन करती थीं, ठेकेदारों से उपज बेचती और घर व फार्म का सामान भी खरीदती थीं।
वह सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन संचालन करती थीं, जो अक्सर रिचर्ड के वॉशिंगटन से केंटकी लौटने और स्थानीय नेताओं, व्यापारियों से मिलने पर होते थे। कहा जाता है कि जूलिया बहुत अच्छा पियानो बजाती थीं और ऐसे आयोजनों में अपेक्षित परिष्कृत माहौल बनाने में मदद करती थीं। जॉनसन हर साल अपने राजनीतिक करियर के लिए वॉशिंगटन जाते थे और नकद पैसे जूलिया को सौंप जाते थे, जो उस समय एक गुलाम महिला पर असामान्य विश्वास था। ब्लू स्प्रिंग फार्म की प्रबंधक जूलिया का एक उल्लेखनीय काम था फार्म पर चॉकटॉ अकेडमी की स्थापना। ये बोर्डिंग स्कूल फार्म पर मूल अमेरिकी लड़कों के लिए बनाया गया था। ये जूलिया के प्रबंधन में लगभग एक दशक तक संचालित हुआ। किसी हद तक ये जूलिया के बेटियों को पढ़ाने के काम का विस्तार था। उन्होंने स्थानीय पादरी थॉमस हेंडरसन को इमोजेन और एडेलाइन को पढ़ाने के लिए रखा। बाद में हेंडरसन ने स्कूल में भी पढ़ाना शुरू किया। चॉकटॉ अकेडमी आज भी आंशिक रूप से खड़ी है। केंटकी के ब्लू स्प्रिंग फार्म में इमारत का ढांचा एक खेत में खड़ा है। हालांकि झाड़ियां और पेड़ दीवारों के अंदर तक घुस चुके हैं और छत भी एक सदी से अधिक उपेक्षा के बाद लगभग गिर चुकी है। फिर भी केंटकी के इस हिस्से में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जूलिया चिन की जीवन कहानी का एक जीवित हिस्सा वहां अब भी देखा जा सकता है। 1820 के दशक तक जूलिया और रिचर्ड के बीच समानता पर आधारित संबंध दिखता है, लेकिन असल में यह कहीं अधिक जटिल था। उदाहरण के लिए, केंटकी की स्थानीय समुदाय ने सांसद और उनकी तथाकथित पत्नी के असामान्य संबंध को सहन किया, लेकिन वे उनकी आलोचना बंद दरवाजों के पीछे करते थे। इसके अलावा उनका रिश्ता बेहद असामान्य था और उस समय के कानूनों और नस्लीय सीमाओं से प्रभावित था। 1815 में अपने पिता की मृत्यु के बाद जॉनसन को जूलिया का पूरा कानूनी स्वामित्व मिल गया। फिर भी उसने उसे नहीं छोड़ा। वो कानूनी रूप से गुलाम ही रही, जबकि उसने खुलेआम उनकी बेटियों को स्वीकार किया और उन्हें अपनी संतान की तरह पाला। इतिहासकारों ने सुझाव दिया है कि जॉनसन ने शायद जूलिया को इसलिए आजाद नहीं किया क्योंकि मुक्ति देने से वो संबंध कमजोर हो सकते थे, जिन्हें एक विद्वान ने उनके बीच का बंधन बताया है। उस समय के कानून अनुसार केंटकी में अंतरनस्लीय विवाह प्रतिबंधित था, इसलिए जूलिया को आजाद करने पर भी वे कानूनी रूप से शादी नहीं कर सकते थे। हालांकि जूलिया का घर में प्रभाव था। उसने भाई डैनियल और उसके परिवार को ब्लू स्प्रिंग फार्म बुलाया, जहां वे कई साल बेहतर हालात में रहे। 1821 में उन्हें बेच दिया गया, शायद जब जॉनसन को अपने राजनीतिक करियर के साथ आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके भी सबूत हैं कि जूलिया को गुलाम महिला होने के कारण प्लांटेशन पर अनुशासन बनाए रखना मुश्किल था। जॉनसन के पत्रों से पता चलता है कि उन्होंने अपने श्वेत कर्मचारियों को जूलिया के अधिकार का पालन करने का निर्देश दिया था। फिर भी इतिहासकारों का कहना है कि कुछ गुलाम खेत मजदूरों ने उसके आदेशों की अनदेखी की और पड़ोसी पुरुष तब भी हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं थे जब वह उन्हें सजा देने में उनकी मदद मांगती थीं। 1833 की गर्मियों में जूलिया बहुत बीमार पड़ गई, जब हैजा पूरे अमेरिकी मिडवेस्ट में फैल गया था। 19वीं सदी में हैजे को ब्लू डेथ कहा जाता था, क्योंकि 1810-1890 के बीच यूरोप और अमेरिका में इसकी लहरों से लाखों लोग मारे गए। इसमें चॉकटॉ अकादमी में हैजे का प्रकोप हुआ। कई छात्र बीमार पड़े। कई हफ्तों तक बच्चों की देखभाल कर उन्हें स्वस्थ करने के बाद जूलिया भी इस बीमारी की चपेट में आ गईं। इस कारण उनकी मृत्यु हो गई और वह 1830 के दशक में इस बीमारी की कई पीड़ितों में से थीं। हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि उनकी मृत्यु के समय उनकी उम्र क्या थी। वो 40 की शुरुआत या 30 के अंत में थीं। उनका दफन स्थान भी अज्ञात है। जूलिया की मृत्यु के बाद रिचर्ड ने गहरा शोक मनाया। आने वाले वर्षों में उन्होंने उसी बागान पर एक और गुलाम महिला के साथ संबंध बना लिया। जब वो किसी और के साथ गई तो जॉनसन ने उसे पकड़वाकर नीलामी में बेच दिया। इसके बाद उन्होंने उसकी बहन के साथ भी ऐसा ही रिश्ता शुरू किया, जो खुद भी गुलाम थी। जूलिया की कहानी कई दशकों तक भुला दी गई थी। असल में इसे सच्चाई पर पर्दा डालना ही कहा जाना चाहिए। 1836 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान रिचर्ड के निजी जीवन और एक गुलाम महिला के साथ उनके विवादास्पद संबंध को लेकर बहुत नकारात्मक प्रचार हुआ था। उदाहरण के लिए,
ऐसे पोस्टर फैलाए गए जो रिचर्ड मेंटर जॉनसन पर जूलिया चिन और उनकी बेटियों से संबंध के लिए हमला करते थे। 1836 के एक कार्टून में जॉनसन अपनी बेटियों के साथ दिखते हैं, जिनमें से एक जूलिया चिन की तस्वीर पकड़े है। कलाकार ने चिन और लड़कियों की त्वचा जानबूझकर गहरी की ताकि नस्लीय कलंक पड़े और वे उपहास का शिकार हो। फिर भी अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी विवादों के बावजूद रिचर्ड मेंटर जॉनसन मार्टिन वैन ब्यूरन के साथ उपराष्ट्रपति चुने गए। 1850 में जॉनसन अभी भी राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन तब तक उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत पहले ही गिरावट पर थी। उनका निधन 19 नवंबर को 70 वर्ष की उम्र में स्ट्रोक से हुआ। उन्हें फ्रैंकफर्ट कब्रिस्तान में दफनाया गया। जूलिया की बेटियों को दहेज में जमीनें मिलीं और उनकी शादी गोरे पुरुषों से हुई। फिर भी वसीयत में कुछ नहीं मिला। उनकी मृत्यु के बाद उनके दो भाई जो उस समय जीवित थे, जॉन और हेनरी जॉनसन, ऐसा लगता है कि उन्होंने रिचर्ड के कागजात और अन्य रिकॉर्ड नष्ट कर दिए। यह शायद दो मकसद थे। पहला, वे रिचर्ड के विवादास्पद संबंध और जूलिया के साथ उनकी दो बेटियों की सारी यादें मिटाना चाहते थे। दूसरा, जब रिचर्ड की मृत्यु हुई तब वे बहुत अमीर आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ी थी कि उनके दोनों भाई उसे हासिल करना चाहते थे, बजाय इसके कि वो इमोजेन को मिले, जो 1850 में अभी भी जीवित थीं। उन्होंने एक ऐसे जज को ढूंढ लिया जो रिचर्ड की मिश्रित नस्ल की बेटी को जमीनें विरासत में न मिलने में मदद करने को तैयार था। अदालत ने घोषित किया कि उसने कोई विधवा, संतान, पिता या माता जीवित नहीं छोड़ी, और इस तरह जाली वसीयत को आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। रिचर्ड के कागजात नष्ट हो जाने और उसकी संपत्ति उसके भाइयों और उनके परिवारों के पास चली जाने के बाद जूलिया चिन की कहानी कुछ हद तक दबा दी गई। यानी जब तक 20वीं सदी के अंत में एक प्रकाशन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति और उनकी दास पत्नी का उल्लेख नहीं हुआ। इन उल्लेखों ने हाल के वर्षों में कई शोधकर्ताओं की इतनी रुचि जगाई कि उनकी जिंदगी और समय पर कई अध्ययन प्रकाशित हुए, जिनमें अमृता चक्रवर्ती मायर्स द्वारा लिखी गई पुस्तकाकार जीवनी भी शामिल है। इस तरह उपराष्ट्रपति की दास पत्नी जूलिया चिन की कहानी को गुमनामी से बाहर लाया गया है। हालांकि ब्लू स्प्रिंग फार्म का अधिकांश हिस्सा अब गायब हो चुका है, लेकिन स्थानीय संरक्षणकर्ताओं द्वारा चॉक्टो अकादमी की बची हुई पत्थर की इमारत को संरक्षित करने के प्रयासों ने यह सुनिश्चित करने में मदद की है कि कम से कम वह जगह जहां वह रहती और काम करती थीं का एक हिस्सा तो बना रहेगा। इस तरह जूलिया चिन की याद, जिसे कभी इतिहास से लगभग मिटा दिया गया था, लगातार फिर से खोजी और याद की जा रही है। 1859 में टेरेसा बाजोली सिकल्स अमेरिका के सबसे चौंकाने वाले घोटालों में से एक का केंद्र बन गईं। वो फिलिप बार्टन कीडिस द्वितीय के साथ प्रेम संबंध में थीं, और जब उनके पति डैनियल सिकल्स को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने दिन दहाड़े उनके प्रेमी को गोली मार दी। फिलिप एक प्रमुख व्यक्ति थे और उनकी हत्या ने एक सनसनीखेज मुकदमा शुरू किया, जिसने देश का ध्यान खींचा और कानूनी इतिहास बदल दिया। टेरेसा बाजोली का जन्म 1836 में न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, लेकिन सटीक तारीख ज्ञात नहीं है। उनके पिता जूसेपे एंटोनियो बाजोली अमीर इतालवी मूल के संगीतकार और ओपेरा निर्देशक थे। वे एक इतालवी ओपेरा कंपनी के प्रमुख थे जो 1832 में न्यूयॉर्क आई थी। वहां उनकी मुलाकात प्रसिद्ध लिब्रेटिस्ट और संगीत शिक्षक लोरेंजो दा पोंटे से हुई। दा पोंटे परिवार से मेलजोल बढ़ाने पर उनकी मुलाकात मारिया से हुई, जो शायद लोरेंजो की दत्तक पुत्री थीं। हालांकि कुछ स्रोत उन्हें विवाहेतर संबंध का परिणाम बताते हैं। इस समय जूसेप्पे 30 के दशक के मध्य में थे, जबकि मारिया मुश्किल से किशोरी थीं। फिर भी इस रिश्ते को जारी रखा गया और संभवतः 1834 में जब मारिया 15 साल की थीं, उन्होंने शादी कर ली। टेरेसा 2 साल बाद पैदा हुई थीं। टेरेसा का पालन पोषण संगीतमय बहुसांस्कृतिक माहौल में हुआ और उन्होंने बचपन का अधिकतर समय दादा लोरेंजो दा पोंटे के घर बिताया, जिन्होंने कभी वुल्फगैंग अमाडियस मोजार्ट के साथ काम किया था। कलाकारों, भाषाओं और विचारों से घिरी हुई, उन्हें अत्यंत बुद्धिमान बताया गया और किशोरावस्था तक टेरेसा कई भाषाएं बोलती थीं और कई संगीत वाद्य यंत्र आसानी से बजा लेती थीं। लेकिन ये सभ्य और सुरक्षित संसार उन्हें ज्यादा देर नहीं बचा सका।
क्योंकि जल्द ही वे ऐसे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करेंगी जिससे उनका नाम बदनाम होगा। 1850 के शुरुआती सालों में किशोरावस्था में प्रवेश करते ही टेरेसा की सुंदरता और आकर्षण सबका ध्यान खींचने लगे थे। फिर 1851 में उनकी मुलाकात डैनियल सिकल से हुई, लेकिन ये वास्तव में उनकी पहली मुलाकात नहीं थी। डैनियल का जन्म 20 अक्टूबर 1819 को हुआ था। वे न्यूयॉर्क के वकील और स्थानीय राजनेता के बेटे थे। डैनियल वकील बन गए थे, लेकिन 1830 के दशक के अंत और 1840 की शुरुआत में उन्होंने शहर के प्रकाशन उद्योग में भी काम किया। इससे उनका संपर्क लोरेंजो दा पोंटे और एंटोनियो बाजोली जैसे सांस्कृतिक हस्तियों से हुआ, जिनकी कुछ संगीत टिप्पणियां प्रकाशित हुई थीं। वह दा पोंटे के बेटे के अच्छे मित्र थे, जो न्यूयॉर्क में प्रोफेसर थे। बाद में सफल होने के बावजूद उनकी 20वीं की शुरुआत में माता-पिता को लगता था कि उन्हें मार्गदर्शन चाहिए, इसलिए उन्हें लोरेंजो दा पोंटे के परिवार में रखा गया, जहां उन्होंने फ्रेंच और इटालियन सीखी। कहा जाता है कि उन्होंने 1830 के दशक के अंत में करीब 1 साल वहां निवास किया था। तब उनकी उम्र 20 साल थी और टेरेसा शिशु थीं। जैसा कि उल्लेख किया गया है, वे कई साल बाद 1851 में फिर से मिले और तब तक डैनियल ने खुद को न्यूयॉर्क असेंबली में एक स्थानीय राजनेता के रूप में स्थापित कर लिया था। डैनियल जल्दी ही युवा टेरेसा के प्रति आकर्षित हो गए और जल्द ही उन्होंने प्रस्ताव भी दे दिया। सामाजिक प्रतिष्ठा और परिवार से पुराने संबंध होने के बावजूद बाजोली परिवार ने पहले सहमति नहीं दी। हिम्मत न हारते हुए डैनियल ने 17 सितंबर 1852 को टेरेसा से सिविल समारोह में शादी कर ली और बाद में उनके परिवार की मंजूरी मिलने के बाद इस विवाह को धार्मिक समारोह में औपचारिक रूप से मान्यता दी गई। ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि उनके बीच सही उम्र का अंतर कितना था। आमतौर पर माना जाता है कि डैनियल का जन्म 1819 में हुआ था, हालांकि बाद में उन्होंने 1825 का दावा किया, शायद अपनी युवा पत्नी के साथ उम्र का अंतर कम दिखाने के लिए। अगर हम पहले वाली तारीख को माने तो डैनियल अपने 33वें जन्मदिन से थोड़ा कम उम्र के थे, जबकि टेरेसा के बारे में आमतौर पर माना जाता है कि शादी के समय उनकी उम्र लगभग 16 साल थी और ये शादी जल्द ही एक घोटाले में उलझ गई थी। डैनियल और टेरेसा की शादी पारंपरिक रूप से शुरू हुई थी। टेरेसा ने 1853 की वसंत ऋतु के अंत में बेटी लौरा बुकानन को जन्म दिया। ये कहना मुश्किल है कि क्या उन्हें संदेह था कि टेरेसा गर्भवती थी जब उन्होंने पिछले सितंबर में शादी की थी। हालांकि संभावना यही है कि वे वैसे भी शादी करने की योजना बना रहे थे, इसलिए इसे जबरन कराई गई शादी नहीं कहा जा सकता। शादी की सामान्य शुरुआत के बावजूद यह विवाह शुरू से ही समस्याओं से भरा था। डैनियल 1852 में जब उसने टेरेसा से शादी की, बदनाम और औरतबाज था और उसकी हरकतों की अफवाहें चलती रहीं। उसे न्यूयॉर्क असेंबली ने एक वेश्या से संबंध और उसे असेंबली कक्ष में लाने पर निंदा की थी। इस अटकल को और बढ़ावा मिला क्योंकि वह अक्सर घर से बाहर रहता था। उदाहरण के लिए, लौरा के जन्म के तुरंत बाद डैनियल एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में विदेश गए। वे राष्ट्रपति फ्रैंकलिन पियर्स की सरकार की ओर से ब्रिटेन गए थे। वह न्यूयॉर्क से उसी वेश्या फैनी वाइट को अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे और यहां तक कि उन्होंने उसे लंदन में क्वीन विक्टोरिया से भी मिलवाया था। घर लौटने के बाद उन्हें 1856 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुना गया और अगले साल उन्होंने अपनी सीट संभाली। अब डैनियल और टेरेसा वॉशिंगटन डीसी में लाफायट स्क्वायर के पास राजनीतिक जीवन के केंद्र में बस गए। टेरेसा जल्दी ही उच्च समाज में प्रसिद्ध हो गईं। अपनी सुंदरता, आकर्षण और मेजबानी के लिए जानी गईं और उन्हें वॉशिंगटन सोसाइटी की रानी कहा जाने लगा। साथ में वे आदर्श जोड़ी लगते थे, लेकिन पर्दे के पीछे डैनियल के अफेयर कुछ और ही कहानी बताते थे। मार्च 1857 में राष्ट्रपति जेम्स बुकानन के शपथ समारोह में टेरेसा की मुलाकात फिलिप बार्टन की द सेकंड नामक लंबे, आकर्षक व्यक्ति से हुई। फिलिप फ्रांसिस स्कॉट की के बेटे थे। फ्रांसिस प्रसिद्ध अमेरिकी कवि और वकील थे। उनकी सबसे बड़ी प्रसिद्धि का कारण उनकी कविता द डिफेंस ऑफ फोर्ट मैकहेनरी थी, जो एक जोशीली राष्ट्रवादी रचना थी। यह कविता मैरीलैंड के बाल्टीमोर में फोर्ट मैकहेनरी की रक्षा के बारे में लिखी गई थी, जब 1812 के युद्ध के दौरान अमेरिकियों ने ब्रिटिशों के खिलाफ किला बचाया था। हम सब आज उस कविता को जानते हैं, भले ही कम लोगों ने उसका नाम सुना हो। बाद में इसे धुन में ढाला गया और आज ये
द स्टार स्पैंगल्ड बैनर कहलाता है। वॉशिंगटन में फिलिप और टेरेसा एक ही सामाजिक दायरे में थे और आयोजनों में मिलते मिलते एक दूसरे के करीब आ गए। डैनियल के अक्सर राजनीतिक काम में अनुपस्थित रहने के कारण टेरेसा नियमित रूप से इन आयोजनों में अकेले जाती थीं, लेकिन फिलिप कभी भी उनके पास से दूर नहीं रहते थे। अब भी बहुत युवा और धीरे धीरे अकेली होती जा रही टेरेसा अपने विवाह से निराश होती दिखती हैं। 1858 के वसंत तक, जब तक कि सिकल्स लगभग एक साल से वॉशिंगटन में रह रहे थे, टेरेसा और फिलिप की दोस्ती एक प्रेम संबंध में बदल गई थी। फिलिप वॉशिंगटन में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के लिए अमेरिकी अटॉर्नी के रूप में कार्यरत थे। उनका जन्म 1818 में हुआ था और वे टेरेसा से 18 साल बड़े थे, जो उस समय लगभग 22 साल की थीं। फिलिप एक विधुर थे जिनके 4 बच्चे थे और उन्हें शहर के सबसे हैंडसम पुरुषों में गिना जाता था। फिलिप और टेरेसा के बीच का रिश्ता लगभग 1 साल तक चला, जो ज्यादातर समय लोगों की नजरों से छुपा रहा। फिर भी उनकी गोपनीयता की कोशिशों के बावजूद फिलिप का बढ़ता लगाव छुपाना मुश्किल हो गया। अक्सर उन्हें टेरेसा के घर के पास मंडराते या जहां भी वो हो सकती थीं, वहां दिखाई देते हुए देखा गया। दोनों अक्सर मिलते थे, कभी सरहद पर या उसकी बग्घी में, और आखिरकार उन्होंने और भी निजी मुलाकातें तय कर ली थीं। फिलिप ने सिकल्स के घर के पास एक छोटा घर किराए पर लिया, जहां दोनों चुपचाप मिल सकते थे। जब फिलिप टेरेसा के घर के पास से गुजरता, तो वो रूमाल लहराकर इशारा करता, और टेरेसा भी वैसा ही करती, तो वे उस घर में मिलते थे। लेकिन यही इशारा आखिरकार उसकी बर्बादी का कारण बना। अपने रिश्ते को गुप्त रखने की तमाम कोशिशों के बावजूद डैनियल को 24 फरवरी 1859 को एक गुमनाम पत्र मिला, जिसमें उसे बताया गया कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। गुस्से में डैनियल ने टेरेसा का सामना किया। शुरुआत में उसने अफेयर से इनकार किया, लेकिन दबाव में आकर वह टूट गई और उसने फिलिप से अपनी मुलाकातों का एक विस्तृत लिखित कबूलनामा दे दिया। फिर उसने उसे ये वादा करने के लिए मजबूर किया कि वो उससे कभी नहीं मिलेगी। हमें नहीं पता वो पत्र डैनियल को किसने भेजा, लेकिन टेरेसा और फिलिप का अफेयर सिकल्स हाउस के कर्मचारियों में आम बात थी, तो पत्र भेजने वाला कोई भी हो सकता है जिसने फिलिप को आते जाते देखा हो। हमें निश्चित रूप से पता है कि फिलिप बार्टन की 10 सेकंड की हत्या सिर्फ 3 दिन बाद 27 फरवरी 1859 को वॉशिंगटन डीसी के लाफायट स्क्वायर में हुई थी। लाफायट स्क्वायर अब प्रेसिडेंट्स पार्क कहलाता है। उस दिन डैनियल सिकल्स ने फिलिप की को घर के बाहर स्क्वायर में देखा और सोचा कि वो रूमाल लहराकर टेरेसा को बाहर बुला रहे हैं। फिलिप कई दिनों से टेरेसा से कोई खबर नहीं मिलने के कारण बेचैन थे और उन्होंने कॉस्मोस क्लब में एक कमरा किराए पर लिया था, जो लाफायट स्क्वायर के दूसरी तरफ सिकल्स के घर के ठीक सामने था। दुर्भाग्यवश फिलिप के लिए उन्हें पता नहीं था कि उनका अफेयर पकड़ा जा चुका है, और जब वह स्क्वायर में खुलेआम और बेखबर खड़े थे, डैनियल ने खुद को कई पिस्तौल से लैस किया और उनका सामना करने की तैयारी की। घटनाओं के एक करीबी चश्मदीद गवाह और वकील सैमुअल एफ बटरवर्थ के अनुसार, जब डैनियल ने फिलिप को बाहर देखा, तो वो तेजी से बाहर निकले और फिलिप के पास पहुंचे। फिर उन्होंने चिल्लाया, तुम बदमाश हो, तुमने मेरे घर को बदनाम किया है, तुम्हें मरना ही होगा। फिलिप ने पूछा, क्यों? डैनियल ने बंदूक निकालकर फिलिप पर गोली चलाई। पहली गोली फिलिप के हाथ को छूकर निकल गई, जिसके बाद वहां हाथापाई हो गई। दोनों आपस में भिड़ गए। इसी दौरान डैनियल सिकल्स ने एक और गोली चला दी, जो फिलिप की कमर के नीचे लगी। घायल फिलिप लड़खड़ाते हुए दूर गया और पास के एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश की। उसने ऐसा करते ही चिल्लाया, बचाओ, मुझे मत मारो। हालांकि डैनियल सच में उसे मारने का इरादा रखता था और वो पास आया और बहुत करीब से 2 और गोलियां चलाईं। एक गोली मिसफायर हुई, लेकिन दूसरी सीधे फिलिप के सीने में लगी और उसे घातक चोट पहुंची। डैनियल भाग गया, जबकि फिलिप को घसीटकर पास के एक घर में ले जाया गया, जहां कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। उसी दिन डैनियल को अटॉर्नी जनरल जर्माया एस ब्लैक के घर शरण लेने के बाद गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसे अपेक्षित हालात में नहीं रखा गया। डैनियल सिकल्स की गिरफ्तारी ने वॉशिंगटन में सनसनी मचा दी। उसे एक बदनाम, चूहों से भरी डरावनी जेल में रखा गया था। उसकी परिस्थितियां सामान्य नहीं थीं। उसे खास सुविधाएं मिलीं, जैसे घर का खाना,
गर्म कमरा और परिवार व वॉशिंगटन समाज की प्रमुख हस्तियों की लगातार मुलाकातें। जब वो हिरासत में बैठा था, देश भर के अखबारों ने इस खबर को जोर शोर से उठाया और इस घोटाले को विस्तार से पेश किया। जब 4 अप्रैल को मुकदमा अदालत में आया, तो बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। 1850 के दशक के अंत तक सिकल्स अमीर बन गए थे और उन्होंने 8 वकीलों की टीम रखी, जिसका नेतृत्व न्यूयॉर्क के वकील जेम्स ब्रैडी कर रहे थे, जो गवाहों को डराने के लिए मशहूर थे। इसके विपरीत अभियोजन का नेतृत्व रॉबर्ट ओल्ड कर रहे थे, जो सीमित क्षमता के वकील थे। सिकल्स एक लोकप्रिय राजनेता थे और जब जूरी का चयन किया जा रहा था, तो अनुमान लगाया गया कि जूरी ड्यूटी के लिए विचार किए गए 75 में से 72 लोग प्रतिवादी के प्रति सहानुभूति रख सकते हैं। मुकदमे की शुरुआत में बचाव पक्ष ने अपना मामला अलग ढंग से पेश किया। उन्होंने कहा कि फिलिप का सिकल्स की पत्नी के साथ अफेयर के कारण सिकल्स अस्थायी रूप से पागल हो गए थे, इसलिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। डैनियल के वकील जॉन ग्राहम ने कहा, अगर वह भीषण आवेश की स्थिति में था, तो क्या यह एक आदमी के लिए बहुत ज्यादा जुनून था, जिसने अपनी पत्नी के निर्दयी बहकाने वाले को सामने देखा था। जैसे जैसे अस्थायी पागलपन की दलील बढ़ी, एक अजीब स्थिति बनी, जिसमें मारे गए अदालत में कटघरे में नजर आए और सिकल्स को पीड़ित बताया गया। बचाव पक्ष ने डैनियल के कृत्य को उचित ठहराने के लिए उसके प्रेम संबंध की लिखित स्वीकारोक्ति को सबूत में पेश किया। अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया और अंततः उस दस्तावेज को अस्वीकार्य घोषित कर दिया गया। हिम्मत न हारते हुए सिकल्स ने मामला अपने हाथ में ले लिया और उस स्वीकारोक्ति को प्रेस में लीक कर दिया, जहां उसे पूरी तरह प्रकाशित कर दिया गया, जिससे टेरेसा की निजी जिंदगी उजागर हो गई और इस मामले के इर्द गिर्द सनसनी और भी बढ़ गई। एक बड़ा मोड़ तब आया जब एक डॉक्टर ने गवाही दी कि टेरेसा की बेवफाई ने डैनियल को इतना मानसिक आघात दिया कि वो शायद ही कभी उस पागलपन से उबर पाता जिसने उसे फिलिप की हत्या के लिए मजबूर किया। मुकदमे के दौरान टेरेसा को प्रेस में रोज बदनाम किया गया और वो सार्वजनिक रूप से दिखने से बचीं। 26 अप्रैल को विचार विमर्श खत्म होने पर जज ने जूरी को बताया कि 24 फरवरी को डैनियल को टेरेसा के अफेयर की जानकारी मिली थी और 27 तारीख को फिलिप की हत्या के बीच 3 दिन का अंतर था। वो दिखा रहे थे कि हत्या को जुनून का अपराध मानने में क्या कमजोरियां हैं। डैनियल के पास शांत होने को 3 दिन मिले। इस तथ्य से कि उसने उन 3 दिनों के अंत में फिलिप की हत्या की, यह संकेत मिलता है कि यह पूर्व नियोजित हत्या थी। जूरी ने अलग फैसला किया। सिर्फ 1 घंटे बाद जूरी वापस आई और घोषणा की कि सिकल्स की अस्थायी पागलपन की दलील वैध थी। उन्होंने उसे निर्दोष पाया। उस शाम डैनियल ने वॉशिंगटन में अपनी रिहाई की खुशी में पार्टी दी, जिसमें 1500 लोग शामिल हुए। मुकदमे के बाद की घटनाएं शायद उतनी ही अजीब थीं, जितनी कि उसके पहले और दौरान हुई थीं। टेरेसा और डैनियल कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन उन्होंने तलाक नहीं लिया। प्रेस में टेरेसा पर तीखे हमले हुए और पूर्वी तट के उच्च समाज ने उसे बहिष्कृत कर दिया, जबकि डैनियल ने कांग्रेस में वापसी की। इन सब बातों से किसी को भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या लोगों को सच में समझ आया था कि हत्यारा कौन था। आखिरकार उस जोड़े ने कुछ हद तक सुलह कर ली और इस फैसले ने अखबारों में और भी ज्यादा नाराजगी पैदा कर दी। फिर उनकी कहानी पुरानी खबर बन गई। नवंबर 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। दिसंबर में साउथ कैरोलिना संघ से अलग होने वाला पहला राज्य बना और अप्रैल 1861 में गृहयुद्ध तब शुरू हुआ जब कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूनियन सेनाओं को दक्षिण से बाहर निकालने की कोशिश की। इस प्रकार 1859 का मुकदमा जनता की चेतना से गायब हो गया। अब डैनियल सिकल्स को अपनी प्रतिष्ठा फिर से स्थापित करने का मौका मिला था। वह यूनियन आर्मी में अधिकारी बने और कई अहम लड़ाइयों में लड़े। जुलाई 1863 की शुरुआत में वो गेटिसबर्ग की लड़ाई में शामिल थे। संघर्ष में उनकी दाहिनी टांग तोप के गोले से बुरी तरह चकनाचूर हो गई थी। उस टांग को काटकर वॉशिंगटन के आर्मी मेडिकल म्यूजियम भेजा गया। उनकी हड्डियां अब भी नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन में प्रदर्शित हैं। घोटाले के बाद टेरेसा का वैवाहिक जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा और उन्होंने सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली। उन्होंने अपने शेष साल न्यूयॉर्क में बिताए, जहां 5 फरवरी 1867 को ब्रुकलिन में
तपेदिक से उनकी मृत्यु हुई। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 30 या 31 साल थी। कई साल पहले हुए घोटाले के बावजूद उनके परिवार के संबंधों के कारण ग्रीनविच विलेज में उनके अंतिम संस्कार में काफी लोग शामिल हुए। 1869 में डैनियल को स्पेन में अमेरिका का मंत्री बनाया गया और अफवाहें थीं कि उनका निर्वासित रानी इसाबेला द्वितीय से अफेयर था। मैड्रिड में उन्होंने स्पेनिश फ्रेंच महिला कार्मिना से संबंध शुरू किए और 1871 में शादी कर ली। इस दंपत्ति के 2 बच्चे हुए। 1880 में घर लौटने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क में कई पदों पर कार्य किया और 1893-1895 के बीच 2 साल के लिए फिर से कांग्रेस में लौटे। इस समय तक टेरेसा के साथ उनकी बेटी की मृत्यु हो चुकी थी। दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थीं और लॉरा, जो शराब की लत से ग्रसित थीं, 1890 में सिर्फ 38 साल की उम्र में चल बसीं। डैनियल सिकल्स ने लंबा जीवन जिया और 1914 में 94 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। एक आखिरी तथ्य यह है कि वह गेटिसबर्ग की लड़ाई के वरिष्ठ कमांडरों में अकेले ऐसे हैं जिनकी कोई प्रतिमा नहीं है, जो उनकी बदनामी, मुकदमे और हत्या की छाया को दर्शाती है। 1861 में गृहयुद्ध ने देश को 2 हिस्सों में बांटा। वरीना डेविस अचानक परिसंघ की प्रथम महिला बनती हैं, क्योंकि उनके पति जेफरसन नए राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं। लेकिन उनकी स्थिति के पीछे शक और तनाव था। उनकी वंशावली को लेकर अफवाहें उड़ रही थीं। आलोचकों ने उनकी वफादारी पर सवाल उठाए और युद्ध से उन्हें भारी नुकसान हुआ। अब उनके साथ क्या होगा, पता लगाने के लिए मेरे साथ जुड़िए। वरीना डेविस का जन्म और बपतिस्मा 7 मई 1826 को वरीना हॉवेल के रूप में हुआ था। उसके माता-पिता विलियम और मार्गरेट नैचेल मिसिसिपी में रहते थे, लेकिन उसका जन्म ग्रामीण लुइसियाना में हुआ जब वे रिश्तेदारों से मिलने गए थे। हालांकि कुछ स्रोत मानते हैं कि वह मिसिसिपी में पैदा हुआ था। वरीना का जन्म एक प्रतिष्ठित अमेरिकी अभिजात परिवार में हुआ था। उसके पिता की ओर से महत्वाकांक्षा और सार्वजनिक सेवा गहरी थी। उसके दादा 1790 के दशक में न्यू जर्सी के गवर्नर थे और पिता ने 1812 के युद्ध में ब्रिटिशों के खिलाफ हथियार उठाए थे। उसकी मां मार्गरेट लुइसा केम्प अमीर मिसिसिपी प्लांटर और दास स्वामी की बेटी थीं, जो स्कॉट्स आयरिश प्रवासी थीं और दक्षिण में प्रतिष्ठित और संपन्न थीं। वरीना खुद 11 बच्चों में दूसरी थीं। हालांकि 19वीं सदी की कठोर सच्चाई में केवल 7 ही वयस्कता तक जीवित रह पाए। उसके परिवार की वंशावली ब्रिटिश द्वीपों के यूरोपीय, वेल्श और स्कॉट्स आयरिश पूर्वजों तक जाती थी, लेकिन जन्म के समय से ही कुछ लोग कहते थे कि वरीना उम्मीद के मुताबिक नहीं दिखती थी। उसकी त्वचा का रंग जैतूनी था, आंखें गहरी थीं, बाल काले थे और नाक चौड़ी थी। ये सभी विशेषताएं बाद में उसकी वेल्श वंशावली से जोड़ी गईं, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं था। गृहयुद्ध पूर्व दक्षिण के कठोर और नस्लीय जुनूनी समाज में कई लोगों को ये बातें असामान्य लगती थीं, और जल्द ही आप देखेंगे कि असामान्यता संदेह को बुलाती है। वरीना के बचपन के दौरान उनके पिता एक काफी संपन्न व्यापारी थे, एक प्लांटेशन के मालिक थे और दर्जनों गुलाम लोगों के मालिक भी थे। कुछ समय तक परिवार आराम से रहा, लेकिन 1830 के दशक में लगातार खराब निवेशों और बढ़ती महंगी जीवन शैली के कारण उनके वित्तीय हालात लगातार गिरावट में चले गए। 1839 तक परेशानियां इतनी बढ़ गई थीं कि दिवालियापन की नौबत आ गई थी। उनकी पत्नी के संपन्न परिवार ने ही उन्हें बचाया, और शायद उन्हीं की आर्थिक मदद से विलियम ने बेटी को उत्तर भेजकर फिलाडेल्फिया के बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिलाया। वहां उसे बेहतरीन शिक्षा मिली और उसने कड़ी मेहनत की ताकि जब वो घर लौटी तो वो शायद अपने पूरे समुदाय की सबसे पढ़ी लिखी महिलाओं में से एक थी। 1843 के अंत में सिर्फ 17 साल की उम्र में वरीना ने अपने भावी पति से हरिकेन प्लांटेशन की क्रिसमस पार्टी में मुलाकात की। ये जेफरसन डेविस थे। वह उनसे 18 साल बड़े थे और एक अमीर प्लांटेशन मालिक थे। जेफरसन की पहली पत्नी सारा नॉक्स टेलर थीं, जिनकी 1835 में शादी के कुछ महीनों बाद मृत्यु हो गई थी। सारा जैकरी टेलर की बेटी थीं, जो एक अमेरिकी सेना के जनरल थे और 1849 से लेकर 1850 में अपने पद पर मृत्यु तक थोड़े समय के लिए
संयुक्त राज्य अमेरिका के 12वें राष्ट्रपति रहे। वरीना डेविस से पहली मुलाकात में ही उन पर मोहित हो गई थीं, लेकिन उनके माता-पिता उतने उत्साहित नहीं थे, क्योंकि दोनों के बीच उम्र, पृष्ठभूमि और राजनीति में काफी अंतर था, जिससे वे परेशान थे। फिर भी थोड़े संकोच के बाद उन्होंने अपनी सहमति दे दी और 1844 में और अगले साल तक उनका प्रेम संबंध चलता रहा। इसके बाद डेविस ने वरीना को प्रपोज किया और शादी को एक भव्य सामाजिक आयोजन के रूप में आयोजित करने की योजना बनाई गई, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया गया। जब वे 1845 में शादी के बंधन में बंधे, तो समारोह वरीना के माता-पिता के घर पर हुआ, जिसमें केवल वरीना के कुछ करीबी रिश्तेदार और दोस्त ही शामिल हुए। लेकिन अजीब बात यह थी कि डेविस परिवार का कोई भी सदस्य वहां मौजूद नहीं था। इसके बाद वरीना को समझ आया कि उनके पति का लिंग मानदंडों को लेकर रवैया पारंपरिक है और वो उनसे उनकी शिक्षा के बावजूद एक पारंपरिक दक्षिणी पत्नी की भूमिका निभाने की उम्मीद रखते हैं। उन्हें लगा कि उनके पति अब भी अपनी पहली दिवंगत पत्नी से गहरा स्नेह रखते हैं। 1835 में उनकी मृत्यु के बाद डेविस ने गहरा शोक मनाया और अगले 8 साल समाज से दूर रहकर बिताए। वे अतीत को छोड़ने में असमर्थ या अनिच्छुक थे। वरीना ने माना कि कभी-कभी शादी में उन्हें खुद को सांत्वना पत्नी लगता था। यहां तक कि उनका छोटा हनीमून भी यादगार था। इसमें उनकी मां जेन डेविस से मुलाकात और वरीना से पहले आई महिला की कब्र पर ठहराव शामिल था। नवविवाहित जोड़ा ब्रेयरफील्ड में बस गया, जो जेफरसन ने अपने भाई जोसेफ से मिली जमीन पर बनाया था। कुछ ही समय बाद उनकी विधवा और गरीब बहन अपने 7 बच्चों के साथ वहां रहने आ गईं। ये फैसला बिना वरीना से पूछे लिया गया था, जिससे उन्हें बहुत असंतोष हुआ। लेकिन फिर 1846 में जेफरसन डेविस अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए और वरीना उनके साथ वॉशिंगटन डीसी गईं, एक शहर जिसे वह जल्दी ही पसंद करने लगीं। उन्होंने वहां की सामाजिक गतिविधियों में पूरी तरह भाग लेना शुरू कर दिया और जल्दी ही शहर की सबसे लोकप्रिय और सबसे युवा मेजबानों में अपनी पहचान बना ली। जल्द ही डेविस ने इस्तीफा दिया ताकि वे 1846-1848 के मैक्सिकन अमेरिकन युद्ध में शामिल हो सकें। संघर्ष के बाद वे नई महत्वाकांक्षा के साथ राजनीति में लौट आए। जैसे जैसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, पति पत्नी में तनाव भी बढ़ा, क्योंकि राजनीति पर उनके विचार वरीना से नहीं मिलते थे। जहां वरीना गुलामी पर उत्तर के लोगों जैसा सोचते थे, वहीं जेफरसन ने गुलामों की तुलना मवेशियों से की थी। इसके बावजूद वो अपने मन में उनके विपरीत विचारों को सुलझा पाईं और उनका रिश्ता स्थिर बना रहा। उन्हें पैसे पसंद थे और 1850 के दशक में जेफरसन की बढ़ती दौलत ने उनके रिश्ते की कई समस्याओं को मानो कम कर दिया था। उन्होंने कई साल मिसिसिपी के लिए सीनेटर की सेवा की और 1853 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन पियर्स के शासन में युद्ध सचिव बने। इसका मतलब था कि भले ही उनका घर मिसिसिपी में था, लेकिन 1845 से 1861 के बीच उनका परिवार अपना ज्यादातर समय वॉशिंगटन डीसी में बिताता था। यहां वरीना खुद को ज्यादा सहज महसूस करती थीं, क्योंकि शहर की व्यापक राजनीतिक और सामाजिक दुनिया उन्हें मिसिसिपी के बढ़ते तनावपूर्ण माहौल की तुलना में अपनी सोच के ज्यादा अनुकूल लगती थी। लेकिन पारिवारिक त्रासदी बस आने ही वाली थी। 1852 और 1864 के बीच वरीना और जेफरसन के 6 बच्चे हुए, 4 लड़के और 2 लड़कियां। दुर्भाग्यवश अधिकतर का जीवन बहुत छोटा रहा। 1854 में डेविस परिवार तब तबाह हो गया जब उनका पहला बच्चा सैमुअल 2 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही चल बसा। शोक में डूबी वरीना ने कुछ समय के लिए खुद को सामाजिक जीवन से दूर किया। अगले साल उनकी बेटी मार्गरेट पैदा हुई, जो उनकी इकलौती संतान थी, जिसने शादी कर अपना परिवार बसाया। जेफरसन जूनियर की तीसरी संतान वयस्क होने के बाद 1878 में मिसिसिपी नदी घाटी में फैली पीली बुखार महामारी में 21 वर्ष की उम्र में मर गई। इसके बाद 2 और बेटे हुए। जोसेफ का जन्म 1859 में हुआ और विलियम का जन्म 1861 में हुआ। दोनों की बचपन में ही मृत्यु हो गई। उनकी सबसे छोटी संतान विन्नी, जो 1864 में पैदा हुई थी, मां के बहुत करीब थी। लेकिन उसके जन्म से पहले दक्षिण में ऐसी घटनाएं हो रही थीं जिन्होंने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। वेरीना के जीवन की पूरी दिशा 1860 के अंत में बदल गई। उसके बचपन से ही संयुक्त राज्य अमेरिका में
दास्ता को लेकर बहस तेज होती जा रही थी। गणराज्य के शुरुआती दिनों से ही उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के बीच एक विभाजन था। उत्तर राज्यों में शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ा, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था दास श्रम पर निर्भर नहीं रही। कई राज्यों ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया था और वरेना के समय तक उत्तर के स्वतंत्र और दक्षिण के दास मालिक राज्यों में स्पष्ट विभाजन था, जहां जबरन श्रम अब भी विशाल बागानों में कपास और तंबाकू की खेती का मुख्य आधार था। वरेना ने 1850 के दशक के अंत तक अपना जीवन इसी माहौल में बिताया। जहां दास्ता दक्षिणवासियों के लिए सामान्य थी, वहीं वरेना अपनी आधुनिक परवरिश और शिक्षा के कारण कई वर्षों से इस मुद्दे पर उत्तरी उदारवादियों के विचारों से परिचित थीं। दोनों क्षेत्रों से संबंधों के कारण वह खुद को हाफ ब्रीड कहती थीं। दास्ता देश भर में लगातार विवादास्पद बन रही थी। देश के पश्चिम की ओर विस्तार ने इस बात पर बहस छेड़ दी थी कि क्या नए राज्यों में दास्ता की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। यह 1850 के दशक में उबाल पर पहुंच गया, खासकर रिपब्लिकन पार्टी के गठन के बाद। इसके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अब्राहम लिंकन नवंबर 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। लिंकन ने दास्ता खत्म करने का स्पष्ट प्रचार नहीं किया था। फिर भी दक्षिणी राज्यों को शक हुआ और दिसंबर 1860 में साउथ कैरोलिना सबसे पहले संघ से अलग हुआ। जनवरी-अप्रैल 1861 के बीच कई राज्यों ने इसका अनुसरण कर दक्षिण में कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। उसी अप्रैल में अमेरिकी गृहयुद्ध की पहली गोलियां चलीं, जिससे संघ और परिसंघ के बीच एक संघर्ष भड़क उठा, जिसने देश को बुरी तरह से बांट दिया। वेरेना डेविस और उनके पति जल्द ही अमेरिका के परिसंघीय राज्यों के पहले और एकमात्र राष्ट्रपति व प्रथम महिला बने। इतिहास में इस अनोखी स्थिति तक पहुंचने का उनका सफर धीरे धीरे तय हुआ। मिसिसिपी ने साउथ कैरोलिना के साथ जुड़कर 9 जनवरी 1861 को संघ से अलग हो गया। जेफरसन ने 12 दिन बाद वॉशिंगटन डीसी में सीनेट से इस्तीफा दिया। सिर्फ 4 हफ्ते बाद वो अल्बामा के मॉन्टगोमरी में आयोजित सम्मेलन में परिसंघीय राज्यों के अस्थायी राष्ट्रपति बन गए। अस्थायी पद को 22 फरवरी 1862 को स्थायी बना दिया गया। तब तक युद्ध पूरी तरह शुरू हो चुका था और राजधानी रिचमंड वर्जीनिया में स्थानांतरित हो चुकी थी। जेफरसन की पत्नी होने के नाते वरीना प्रथम महिला बन गईं। उनके पति की राष्ट्रपति पद पर पहुंचना उनके लंबे समय से सीनेटर और पूर्व युद्ध सचिव के रूप में वरिष्ठता के कारण हुई थी। फिर भी परिसंघ की प्रथम महिला होना वरीना के लिए चुनौतीपूर्ण था। वह परिसंघ के उद्देश्य में विश्वास नहीं करती थीं, इसलिए नए राष्ट्र की प्रथम महिला बनने के लिए उपयुक्त नहीं थीं। इस समय के दौरान रिचमंड में जो लोग उनसे मिले और बात की, उन्होंने यह महसूस किया और कई लोगों ने उनके रूप रंग पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। तेजी से कटु नस्लवादी प्रेस में उनकी त्वचा के रंग की कानाफूसी अपमान में बदल गई। अखबारों ने उनकी पीली त्वचा और गहरे नैन नक्श पर ध्यान देते हुए कहा कि वो शायद आंशिक रूप से मूल अमेरिकी या अफ्रीकी अमेरिकी हैं। कुछ लोग तो और आगे बढ़े। दुश्मनालोचक जो उन्हें और उनके पति को चोट पहुंचाना चाहते थे, उन्हें आपत्तिजनक भाषा में मुलाटो या इंडियन कहते थे। ये शब्द नस्लीय चिंता भड़काने के लिए उस समाज में इस्तेमाल होते थे जो वंश और शुद्धता को लेकर जुनूनी था। हालात और भी खराब करने वाली बात यह थी कि डेविस परिवार का घरेलू जीवन तनावपूर्ण था। वेरेना अधिकतर वर्षों में गर्भवती रहीं और उनका बेटा जोसेफ अप्रैल 1864 में 5 साल की उम्र के तुरंत बाद गिरने से मर गया। कुछ ही महीनों बाद वेरेना ने विनी को जन्म दिया। ये बच्ची कन्फेडरेसी की बेटी कहलाने लगी और युद्ध के अंतिम वर्ष में उसका चित्र व कहानी दक्षिण में मनोबल बढ़ाने के लिए फैलाई गई। वेरेना ने युद्ध के साल गर्भवती, शोक में, आलोचना झेलते और एक ऐसे उद्देश्य की प्रमुख प्रवक्ता बनकर बिताए जिसमें वो विश्वास नहीं करती थीं। अमेरिकी गृहयुद्ध अप्रैल 1865 में कन्फेडरेसी की हार के साथ इसकी शुरुआत के करीब 4 साल बाद समाप्त हुआ। रॉबर्ट ई ली के आत्मसमर्पण की तैयारी के दौरान जेफरसन, वेरेना और उनका परिवार व समर्थक रिचमंड से दक्षिण भाग गए। उन्हें जॉर्जिया में पकड़ा गया और जेफरसन को हिरासत में रखा गया क्योंकि उन पर अब्राहम लिंकन की हत्या से संबंध होने का संदेह था, जो लड़ाई खत्म होने के कुछ दिन बाद हुई थी। इस कारण
जेफरसन ने अगले 2 साल कैद में बिताए। उस दौरान वरीना ने अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कनाडा में रिश्तेदारों के पास भेज दिया, जबकि वो अपने पति की रिहाई के लिए अभियान चला रही थीं। उन्हें मई 1867 में जमानत पर रिहा कर दिया गया और क्रिसमस 1968 पर राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन द्वारा जारी किए गए पूर्व कन्फेडरेट राजनेताओं और सैनिकों के लिए आम माफी में शामिल किया गया। अब डेविस परिवार फिर से अपनी मर्जी से जी सकता था। हालांकि उनके चारों ओर की समाज बदल चुकी थी। जेफरसन की संपत्ति बागानों पर थी, जिन्हें गुलामों की मेहनत से चलाया जाता था। अब वो सब चला गया था। इसके अलावा फिर से राजनीतिक करियर शुरू करने का कोई मौका नहीं था और परिवार की संपत्ति युद्ध के कारण और उसकी कैद के दौरान हुई कानूनी फीस के कारण बुरी तरह से नष्ट हो गई थी। अब परिवार यूरोप गया, जहां कन्फेडरेसी के पूर्व राष्ट्रपति और प्रथम महिला के रूप में उन्होंने भाषण और सार्वजनिक उपस्थिति से कुछ पैसे कमाए। जेफरसन के अमेरिका लौटने के बाद वेरीना और बच्चे यूरोप में रहे और उन्होंने शिक्षण भूमिकाओं पर विचार किया। इंग्लैंड में अपनी बहन और बच्चों के साथ रहते हुए वेरीना 1870-1871 में अमेरिका में जेफरसन के संभावित प्रेम संबंधों की खबर पढ़कर नाराज हो गईं। इस बीच उनके बेटे विलियम की 11वें जन्मदिन से पहले मृत्यु हो गई और संपत्ति का पतन भी हुआ, जिससे वे लंबे समय तक अवसाद में रहे। 1870 के दशक के मध्य में वेरीना अमेरिका लौटीं और दोनों पति पत्नी धीरे धीरे फिर करीब आ गए और 1878 तक साथ रहने लगे। तब तक जेफरसन एक संरक्षक, सारा डोर्सी, जो लुइसियाना के एक प्लांटर की संपन्न विधवा थीं, की उदारता पर निर्भर थे। डोर्सी वेरीना को 1830 के दशक से जानती थीं, जब दोनों साथ बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थीं। डोर्सी लेखिका और इतिहासकार थीं, जो अपनी रचनाओं में कन्फेडरेट पक्ष की प्रबल समर्थक रहीं। उन्होंने डेविस दंपत्ति को आमंत्रित किया कि वे मिसिसिपी के ब्यूवायर में मेक्सिको की खाड़ी के किनारे स्थित अपनी संपत्ति पर आकर रहें और अंततः उन्हें वहां एक घर सस्ते दाम पर बेच दिया। सारा की 1879 में मृत्यु के बाद जेफरसन को बड़ी विरासत मिली, जिससे जेफरसन की बाकी जिंदगी के लिए उनकी आर्थिक समस्याएं काफी हद तक हल हो गईं। उनका निधन 1889 में दक्षिणी राज्यों में येलो फीवर के प्रकोप के दौरान 81 वर्ष की उम्र में हुआ। पति की मृत्यु के बाद वरीना न्यूयॉर्क सिटी रहने चली गईं, जिसे उस समय विवादास्पद कदम माना गया। उनका रिश्ता मीडिया दिग्गज जोसेफ पुलित्जर से था, जिन्होंने 1891 में उन्हें न्यूयॉर्क वर्ल्ड के लिए लिखने की नौकरी दी। उनकी बेटी विनी भी साथ गईं। वो इन वर्षों में लिखती रहीं और कई किताबें प्रकाशित कीं, जैसे आयरिश क्रांतिकारी रॉबर्ट एमिट का अध्ययन। वरीना और उनकी बेटी ने 1890 के दशक में मैनहट्टन में लेखिकाओं के रूप में मध्यवर्गीय जीवन जिया। वे अक्सर अपार्टमेंट होटलों या रिश्तेदारों के साथ रहती थीं। कभी-कभी वरीना को दक्षिण से उत्तर जाकर न्यूयॉर्क सिटी के यांकी अखबार में लिखने के फैसले के लिए आलोचना झेलनी पड़ती थी। उन्होंने इन आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि युद्ध और अपने पति की मृत्यु के कारण उन्हें अपना गुजारा चलाने के लिए काम करना पड़ रहा है। 1898 में एक त्रासदी घटी, जब विनी की 34 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, संभवतः निमोनिया या गैस्ट्राइटिस के कारण। वीरेना ने रिचमंड में पिता और भाई के पास दफनाने की व्यवस्था की। इसके बाद भी वीरेना लिखती रहीं, भले ही उनकी उम्र बढ़ती रही। उनके बाद के कई लेखों में उत्तर दक्षिण राज्यों के मेल मिलाप और बेहतर समझ को बढ़ावा देने पर ध्यान था, क्योंकि गृह युद्ध के 3 दशक बाद भी देश बटा हुआ था। वीरेना का जीवन 2 वास्तविकताओं के बीच अजीब था। वह न्यूयॉर्क में रहती थीं, साथ ही उन महिलाओं के बीच भी जाती थीं जो पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिकों और राजनीतिक हस्तियों के परिवारों से थीं। बाद के वर्षों में वीरेना की रुचि शैक्षिक पहुंच बढ़ाने में थी। 1901 में वीरेना ने अफ्रीकी अमेरिकी नेता बुकर टी वॉशिंगटन से मुलाकात कर अमेरिका में महिलाओं और अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए बेहतर शैक्षिक अवसरों पर चर्चा की। अंतिम वर्षों में वीरेना को रोज सेंट्रल पार्क में सवारी और थिएटर जाना पसंद था। वीरेना 80 साल तक जीवित रहीं और 16 अक्टूबर 1906 को मिडटाउन मैनहट्टन के अपार्टमेंट में निमोनिया से निधन हुआ। उनके पीछे उनकी बेटी मार्गरेट डेविस हेज, साथ ही कई पोते पोतियां और परपोते पोतियां थीं। आज भी कई लोग उनकी तस्वीरें देखकर उनके वंश का अनुमान लगाते हैं और मानते हैं
कि उनकी शक्ल सूरत ने अफ्रीकी या मूल अमेरिकी विरासत रही होगी। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद को हाफ ब्रीड कहा था, जिससे ये बात मजबूत होती है। फिर भी वंशावली अनुसंधान और आधुनिक इतिहासकारों के कार्यों में इसका समर्थन करने वाला कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिला है। उनकी पारिवारिक वंश रेखाएं यूरोपीय पूर्वजों तक दर्ज हैं, इसलिए हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। वेरेना हावर्ड डेविस को न्यूयॉर्क सिटी की सड़कों से अंतिम यात्रा देकर रिचमंड में दफनाया गया, जिससे कन्फेडरेसी की एकमात्र फर्स्ट लेडी अपनी राजधानी में दफन हुई। उनकी कब्र के पत्थर पर बस इतना लिखा था, शांति में। मैरी लिंकन प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की पत्नी थीं। वो फर्स्ट लेडी थीं, काफी संपन्न थीं और उनका परिवार भी अच्छा था। लेकिन 1875 में उनके अपने बेटे ने उन्हें पागल खाने भेज दिया था। तो उनके साथ क्या हुआ? क्या वो सच में पागल थीं? उनके बेटे ने ऐसा क्यों किया? इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले 19वीं सदी की शुरुआत में वापस जाना होगा। मैरी एन टॉड, जिन्हें अब्राहम लिंकन की पत्नी के रूप में जाना जाता है, का जन्म 13 दिसंबर को केंटकी के लेक्सिंगटन में हुआ था। उनके पिता रॉबर्ट स्मिथ टॉड थे, जिनके पूर्वजों ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। रॉबर्ट ने अपनी युवावस्था में वकील के रूप में प्रशिक्षण लिया था, लेकिन कभी निजी प्रैक्टिस नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उस समय अमेरिकी सीमा पर स्थित केंटकी में विभिन्न व्यापारिक उपक्रम शुरू किए। उन्होंने 1812 के युद्ध में ब्रिटिशों से लड़ाई लड़ी और इसी दौरान अपनी पत्नी मैरी की मां एलिजाबेथ टॉड से शादी की। फिर भी जब मैरी सिर्फ 6 साल की थी, उसकी मां की प्रसव के दौरान जटिलताओं से मृत्यु हो गई थी। अगले साल रॉबर्ट ने दोबारा शादी की, इस बार एलिजाबेथ हम्फ्रीज से। इस दूसरी शादी से 9 बच्चे हुए, इसलिए टॉड परिवार काफी बड़ा था। फिर भी उनके पास इतना धन था कि उनका परिवार लेक्सिंगटन के केंद्र में 14 कमरों वाले बड़े घर में आराम से रहता था। मैरी को भी उस समय के हिसाब से अच्छी शिक्षा मिली थी, जिसमें भाषाओं, क्लासिक्स, नृत्य, संगीत और सामाजिक शिष्टाचार पर जोर दिया गया था। हालांकि उसका बचपन कठिन था, क्योंकि सौतेली मां से संबंध तनावपूर्ण थे और उसके कई सौतेले भाई बहन थे और संख्या में वे उससे कहीं ज्यादा थे। केंटकी गुलाम रखने वाला राज्य था और टॉड्स भी इसमें अलग नहीं थे। एक समय पर उन्होंने 1 दर्जन से अधिक लोगों को गुलाम बना रखा था, जिनमें से ज्यादातर किसी न किसी प्रकार के घरेलू कामगार थे। इस मामले में उनकी स्थिति उस संघर्ष को दर्शाती थी जो गुलामी पूरे देश में पैदा कर रही थी। आखिरकार टॉड्स ने गुलामी लगभग छोड़ दी, लेकिन वे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते थे जहां यह विवादास्पद था। 19वीं सदी के मध्य दशकों में एक असहज समझौता किया गया था, जिसके तहत पूर्वी तट के उत्तरी राज्य जैसे न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, बॉस्टन और कनेक्टिकट स्वतंत्र राज्य बन रहे थे, जहां गुलामी पर प्रतिबंध था, जबकि पूर्वी तट के दक्षिणी राज्य जैसे वर्जीनिया, कैरोलिना और जॉर्जिया अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को गुलामी के इर्द गिर्द ही बनाए हुए थे। लेकिन असली मुद्दा यह था कि संघ में शामिल हो रहे नए राज्यों को गुलामी की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। केंटकी और टेनेसी सीमावर्ती राज्यों में सबसे पहले थे, लेकिन जब मैरी टॉड 1820-30 के दशक में बड़ी हो रही थीं, तब तक ये बहस पश्चिम में मिसौरी तक पहुंच चुकी थी। ये तनाव मैरी टॉड के वयस्क जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 1839 में अपने 20वें दशक की शुरुआत में मैरी स्प्रिंगफील्ड चली गईं, जो इलिनॉय की राजधानी है, और 1830-1840 के दशक में प्रवासियों की आमद देख रही थी। यह वह चतुर, मिलनसार युवती थीं और शहर के संभ्रांत लोगों में लोकप्रिय थीं। शुरुआत में उभरते हुए युवा वकील और डेमोक्रेटिक पार्टी के राजनेता स्टीफन ए डगलस ने मैरी को रिझाया था, लेकिन इसी समय उनकी मुलाकात अब्राहम लिंकन से भी हुई। उस समय अब्राहम लिंकन स्प्रिंगफील्ड में 30 वर्षीय वकील थे, जो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे और अभी तक राजनीति में नहीं आए थे। दोनों जल्दी ही करीब आ गए, लेकिन उनका रिश्ता कुछ अजीब था। उन्होंने जल्दी शादी का फैसला किया, लेकिन बाद में दोनों हिचकिचाए। लिंकन असमंजस में पड़े
और एक बार शादी तोड़ भी दी। फिर भी 19वीं सदी के मानकों के अनुसार काफी लंबी दोस्ती के बाद वे आखिरकार 4 नवंबर 1942 को शादी के बंध में बंध गए। हालांकि इसकी शुरुआत कुछ असामान्य लगती थी, लेकिन मैरी की अब्राहम से शादी खुशहाल रही। उनके कई बेटे हुए। रॉबर्ट का जन्म 1843 में हुआ और 3 साल बाद एडवर्ड का जन्म हुआ। फिर भी एडवर्ड की चौथी सालगिरह से पहले ही तपेदिक के कारण दुखद मृत्यु हो गई। इसके बाद 2 और बेटे हुए। विलियम का जन्म 1850 में और थॉमस का जन्म 1853 में हुआ। दोनों अपने अपने तरीके से काफी अजीब थे। लिंकन सौम्य स्वभाव के और अक्सर ध्यान भटकाने वाले थे। उनके बेटे दफ्तर जाते थे, इससे कानून साझेदारों का काम बाधित होता था। उन्होंने अब्राहम से कई बार शिकायत की, लेकिन वे कुछ नहीं करते थे। जहां तक मैरी का सवाल है, मैरी कई तरह से परेशान महिला थीं। उन्हें अक्सर मूड बदलने, सार्वजनिक रूप से गुस्सा होने और तेज गुस्से की समस्या थी। अगर वह आज के समय में जीवित होतीं, तो उनका किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य बीमारी का इलाज किया जाता। लेकिन 19वीं सदी के मध्य में ऐसी कोई पहचान नहीं की जाती थी। वो साफ तौर पर अवसाद और भ्रम से पीड़ित थीं, संभवतः बाइपोलर भी थीं, और उन्हें कई शारीरिक समस्याएं भी थीं, जैसे मधुमेह और कमजोर दृष्टि। अब्राहम ने 1840 के दशक में इलिनॉय में स्थानीय राजनेता के रूप में करियर शुरू किया और राज्य विधानसभा में सेवा दी। उस समय कानून जैसी प्रमुख पेशाओं में लोगों के लिए राज्य में ऐसे पदों पर होना असामान्य नहीं था, और अब्राहम इस मोड़ पर संघीय स्तर की राजनीति में करियर बनाने के बारे में सोचते हुए नहीं दिखते। कुछ साल बाद जब अब्राहम और मैरी ने परिवार शुरू किया, अब्राहम ने राजनीति छोड़ कानून पर ध्यान दिया। उन्हें फिर से राजनीतिक जीवन में और राष्ट्रीय मंच पर वापस लाने वाली बात 1854 का कैंसस नेब्रास्का अधिनियम था, जिसने पश्चिम में अमेरिकी सरकार द्वारा बनाए जा रहे नए क्षेत्रों में दास्ता के विस्तार का रास्ता खोल दिया। लिंकन जल्द ही नवगठित रिपब्लिकन पार्टी के भीतर एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे, जो दास्ता विरोधी थी और जिसकी स्थापना केवल 1854 में हुई थी। कुछ हद तक असामान्य घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से वे सापेक्ष गुमनामी से सीधे उछलकर 1860 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बन गए। चुनाव प्रचार में मैरी अब्राहम की मजबूत, हालांकि कभी-कभी असामान्य, समर्थक रहीं। 1850 के दशक में मैरी ने अब्राहम लिंकन को राष्ट्रपति बनने के लिए प्रेरित किया, जिससे लिंकन की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ीं। अगर मैरी ने ऐसा न किया होता, तो शायद हम लिंकन के बारे में नहीं सुनते। लगता है कि उनके कुछ राजनीतिक विचारों में मैरी का योगदान था। कुछ मीडिया ने उन्हें हस्तक्षेपकारी माना, जबकि लिंकन के इलिनॉय घर में पत्रकारों को बुलाने और घर दिखाने की उनकी इच्छा को अजीब समझा गया। अब्राहम ने स्पष्ट रूप से उन्हें अपने करियर में एक साथी के रूप में देखा। जब उन्होंने 1860 में चुनाव जीता, तो उन्होंने उनका अभिवादन इन शब्दों के साथ किया, मैरी, हम चुने गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की फर्स्ट लेडी का पद केवल 1830 के दशक से ही अमेरिकी सार्वजनिक जीवन की शब्दावली का हिस्सा बना था। मैरी ने इस भूमिका का आनंद लिया, हालांकि यह उनके और अब्राहम के लिए कठिन थी। अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिकी गृहयुद्ध शुरू हो गया, क्योंकि लोग मानते थे कि वे पूरे संघ में दास्ता खत्म करना चाहते हैं। केंटकी में दास मालिक परिवार से आने वाली मैरी के कई करीबी रिश्तेदार थे, जो परिसंघ की ओर से लड़े, और उनके कई सौतेले भाई युद्ध में मारे गए। हालांकि वह संघ और दास्ता उन्मूलन के समर्थन में खुलकर बोलती थीं। इसके बावजूद उन्होंने विवाद भी पैदा किया, खासकर व्हाइट हाउस में भोज और औपचारिक आयोजनों, कीमती गहनों और आंतरिक सजावट पर अपने भव्य खर्च के कारण। उस समय जब देश के बाकी लोग युद्ध के बोझ तले पीड़ित थे और बहुत से लोगों के पास रोजमर्रा की जरूरतों की भी कमी थी, जो लोग लिंकन का व्हाइट हाउस चलाना जानते थे, वे मैरी को भी दखल देने वाली मानते थे, जो पति का ध्यान युद्धकालीन सरकार के जरूरी कामों से भटका देती थीं। उनकी बार बार होने वाली उदासी, उन्माद और आमतौर पर अस्थिर व्यवहार के साथ 1862 में उनकी मानसिक स्थिति खास तौर पर बहुत खराब थी। जब उन्हें ये खबर मिली कि उनके बेटे विलियम या विली
कि टाइफाइड बुखार से मौत हो गई है। वह इतनी टूट गई थीं कि लगभग 3 हफ्ते तक बिस्तर पर पड़ी रहीं। अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुईं और महीनों तक एक नर्स ने उनकी देखभाल की। लिंकन ने 1860 का चुनाव सिर्फ इसलिए मुश्किल से जीता था क्योंकि उस समय डेमोक्रेटिक पार्टी गुलामी के मुद्दे पर बटी हुई थी। समय के साथ उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और मिसेस लिंकन की प्रतिष्ठा भी। खासकर युद्ध के दौरान वॉशिंगटन डीसी और मैरीलैंड क्षेत्र के अस्पतालों में उनके परोपकारी कार्यों के कारण आखिरकार संघ इस संघर्ष में विजयी होकर उभरा और इसी प्रक्रिया में संयुक्त राज्य अमेरिका में गुलामी का अंत कर दिया। मैरी को उम्मीद थी कि अब वह फर्स्ट लेडी के तौर पर कुछ अधिक स्थिर जीवन जी पाएंगी, लेकिन जॉन विल्क्स बूथ की कुछ और ही योजनाएं थीं। बूथ एक अभिनेता और परिसंघ का समर्थक था, जिसने 14 अप्रैल 1865 को राष्ट्रपति लिंकन की हत्या कर दी थी, जब वो और मैरी वॉशिंगटन डीसी के फोर्ड थिएटर में आर अमेरिकन कजिन नाटक का प्रदर्शन देख रहे थे। मैरी अपने पति का हाथ पकड़े हुए थी जब उनके सिर के पीछे गोली मारी गई थी। वो कई घंटों तक कोमा में रहने के बाद 15 अप्रैल की सुबह तक नहीं मरे। मिसेस लिंकन को एक बार कमरे से बाहर ले जाना पड़ा। उनका आघात इतना गहरा था। मैरी लिंकन को अपने पति की हत्या के बाद काफी सहानुभूति मिली। इस जोड़े ने युद्ध में बहुत कुछ सहा और जब सब खत्म होने और जीत मिलने को थी, मैरी के पति उनसे बेरहमी से छीन लिए गए। उन्हें मिली संवेदना संदेशों में से एक पत्र ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का था, एक महिला जिसने 4 साल पहले 1861 में अपने पति प्रिंस एल्बर्ट को खोया और कभी पूरी तरह उबर नहीं पाई, जिन्होंने जीवन भर काले शोक वस्त्र पहने। संवेदना संदेशों के बावजूद मैरी लिंकन खुद को जल्दी ही एक तरह की आर्थिक परेशानी में पाती हैं। अब्राहम वकील और राजनेता दोनों में सफल थे और मैरी को आज के हिसाब से $2 मिलियन से ज्यादा संपत्ति दे गए। लेकिन मैरी हमेशा से ही खर्चीली रही थीं और फर्स्ट लेडी के रूप में उनका समय इन प्रवृत्तियों को और भी खराब कर गया था। 1868 तक वो राष्ट्रीय मीडिया में खुद को मारे गए राष्ट्रपति की गरीब विधवा बताकर आर्थिक सहायता की अपील कर रही थीं। इसके बाद के कई वर्षों तक वह खुद को बेहतर आर्थिक स्थिति में लाने की कोशिश करती रहीं और अपने परिवार के दोस्तों और अपने पति के पूर्व राजनीतिक सहयोगियों से मिली आर्थिक सहायता पर जीवन यापन करती रहीं। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने और उनके एक बेटे टैड ने यूरोप जाकर फ्रैंकफर्ट में सेलिगमैन परिवार के साथ रहना शुरू किया। जोसेफ सेलिगमैन एक यहूदी जर्मन थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे, जहां वे बहुत सफल व्यवसायी बने और लिंकन की राष्ट्रपति पद के दौरान यूनियन की युद्ध कोशिशों के लिए भारी मात्रा में धन जुटाने में मदद की। 1870 के शुरुआती वर्षों में कांग्रेस ने मैरी को वार्षिक पेंशन दी, लेकिन पति की मृत्यु के बाद मिली संपत्ति उन्होंने खर्च कर डाली, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही। पति की मृत्यु के बाद मैरी को आर्थिक समस्याओं ने उनकी नाजुक मानसिक स्थिति पर और दबाव डाला। इस स्थिति को 1868 में एलिजाबेथ केकली की किताब बिहाइंड द सीन्स और 30 इयर्स अ स्लेव एंड 4 इयर्स इन द व्हाइट हाउस ने और कठिन बना दिया। केकली एक पूर्व दासी थीं जो लिंकन परिवार के लिए दर्जी के रूप में काम करने लगीं और बाद में मैरी लिंकन की करीबी विश्वासपात्र और मित्र बन गईं। मैरी ने इस किताब के प्रकाशन को, जिसमें उनके और उनके दिवंगत पति के बारे में बहुत सारी निजी बातें उजागर की गई थीं, एक गंभीर विश्वासघात माना और उस समय बहुत से लोगों ने इसे अशोभनीय माना। इन सभी अशांति और अस्थिरता के परिणाम स्वरूप साथ ही 1871 में उनके बेटे थॉमस या टैड की मृत्यु, जो संभवतः तपेदिक या हृदय रोग के कारण हुई थी, मैरी लिंकन के मानसिक स्वास्थ्य में गंभीर और गिरावट आ गई। वो अस्थिर, संदेहग्रस्त और भ्रम की शिकार हो गईं। ये 1875 में चरम पर पहुंच गया, जब वो अपने इकलौते जीवित बेटे रॉबर्ट से मिलने गईं और उन्हें ये यकीन हो गया कि वो गंभीर रूप से बीमार है, जबकि असलियत में इसका उल्टा था। मुलाकात के दौरान उन्होंने रॉबर्ट से बताया कि किसी ने ट्रेन में उन्हें जहर देने की कोशिश की। उन्होंने बहुत पैसे उन चीजों पर खर्च किए जिन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया और शहर में
कपड़ों में दसियों हजार डॉलर के सरकारी बॉन्ड सिलवाकर घूमी। आखिरकार रॉबर्ट ने मां को मानसिक अस्पताल में भर्ती किया। इसके बाद एक मानसिक स्थिति को लेकर मुकदमा चला, जिसने काफी सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि इसमें एक पूर्व प्रथम महिला शामिल थी। अदालत की कार्यवाही के तुरंत बाद मैरी इतनी खराब मानसिक स्थिति में थीं कि ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की। खैर, वह कई फार्मेसियों में गईं और इतनी मात्रा में लॉडेनम मंगवाया कि खुद को मार सकें। लेकिन एक समझदार फार्मासिस्ट ने यह बात समझ ली और उसकी जगह उन्हें प्लेसिबो दे दिया। शुरुआत में मैरी को इलिनॉय के बटाविया असाइलम में भर्ती किया गया, लेकिन बाद में मामला जटिल हो गया। विशेष रूप से यह तथ्य कि रॉबर्ट अपनी मां की वित्तीय स्थिति को नियंत्रित करते थे और कई पर्यवेक्षकों द्वारा शायद काफी अनुचित रूप से यह माना गया कि उनकी मां को असाइलम में भेजवाने के पीछे उनके कुछ छुपे हुए मकसद थे, सामने आने लगा। आखिरकार 1876 में मैरी को इतना सक्षम घोषित किया गया कि वो अपनी देखभाल खुद कर सकती हैं और उन्हें स्वतंत्रता दे दी गई। यह उनके जीवन की एक अप्रिय घटना थी। उस समय रॉबर्ट के चरित्र पर सवाल उठे, लेकिन 1870 के दशक में मैरी लिंकन की मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। पागलपन के बाद मैरी यूरोप लौटी और कई साल फ्रांस व अन्य जगहों की यात्रा में बिताए। इन वर्षों के दौरान उनकी सेहत और भी खराब हो गई, जिसका मुख्य कारण उनकी यात्राओं के दौरान कई बार गिरना था। 1880 के शुरुआती वर्षों तक, जब वह अभी भी 60 के दशक की शुरुआत में ही थीं, वह अमेरिका लौट आईं और स्प्रिंगफील्ड, इलिनॉय में अपनी बहन के घर पर ज्यादातर समय बिताने लगीं। वहां 16 जुलाई 1882 को उनकी मृत्यु हो गई, जब गिरने के बाद उन्हें कोमा और फिर दिल का दौरा पड़ा। उनकी उम्र 63 साल थी। उनके जीवन के अंतिम दिनों की परेशानियों में से एक राहत की बात यह थी कि उनकी और रॉबर्ट की मृत्यु से ठीक पहले सुलह हो गई थी। इतिहासकारों ने मैरी को अक्सर एक औसत या कमजोर फर्स्ट लेडी माना है, क्योंकि उनकी परेशानियों ने राष्ट्रीय संकट के समय पति का ध्यान कर्तव्यों से भटका दिया। हाल के समय में उनके प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण छवि उभरी है, खासकर सैली फील्ड द्वारा स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म लिंकन में निभाई भूमिका के बाद। इतिहास की इन महिलाओं और पत्नियों पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह रोचक लगा। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इन जीवनियों के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है, तो पूरी संकलन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पत्नियों पर और संकलन चाहते हैं या प्रसिद्ध पुरुषों की पत्नियों पर और वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, आपको तुरंत मिल जाए। मेरी तरफ से इतना ही। अगली फॉरगॉटन लाइव्स में मिलेंगे। धन्यवाद।